हाँ जी, तो नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो हमारी सीरीज कौन सी चल रही है भाई? है किसी को ध्यान में कौन सी सीरीज चल रही है? हमारी सीरीज चल रही है केमिस्ट्री की वन लाइनर, जिसमें हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम दूसरा चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं। हमारा प्रयास था कि वन शॉट में कंप्लीट करेंगे, लेकिन वन शॉट में कंप्लीट नहीं हो रहा है क्योंकि वन लाइनर में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इसी हिसाब से मैं आपको हर चीज करवाने का प्रयास करूंगा। चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। क्या नाम है? परमाणु संरचना। चलिए, परमाणु संरचना। अब ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, तो परमाणु क्या होता है? मान लीजिए ये कोई भी मार्कर है, चलो इसको मार्कर को उठाते हैं। ये एक पदार्थ है, ठोस है। इसको मैं काटना शुरू कर दूं, काटना शुरू कर दूं, काटना शुरू कर दूं, काटना शुरू कर दूं, इसको विभाजित करना शुरू कर दूं, विभाजित करना शुरू कर दूं, और इसका सबसे छोटा व सबसे सूक्ष्म कण परमाणु होता है। हम उसकी संरचना देखेंगे कि इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता, कब परमाणु की खोज हुई, किसने की, सारी बातें हम देखेंगे। ठीक है। इस चैप्टर को देखने से पहले आपको इसकी थ्योरी वाला चैप्टर देखना होगा। प्लेलिस्ट पड़ी है कंप्लीट केमिस्ट्री ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहां से इसकी प्लेलिस्ट उठाइए, लगभग 4 या 5 क्लासेस हैं, वो देखिए। फिर उसको आप देखोगे तो आपको और मजा आएगा पढ़ने। चलिए करते हैं शुरू। परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम, यानी कि सबसे पहले परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? सबसे पहले परमाणु सिद्धांत दिया था, वो दिया था जॉन डाल्टन ने। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। तो परमाणु सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने दिया? जॉन डाल्टन ने। तो जॉन याद रहे ना रहे, डाल्टन जरूर आपको याद रखना है। कहां के रहने वाले थे? ब्रिटिश के निवासी थे, और सन 1803 में इन्होंने ये बात बोली थी। और इन्होंने क्या बात बोली थी? वो बात बड़ी अच्छी थी। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बात बोली थी, लेकिन अब मुझे पता लग गई है। तो क्या बात बोली थी? इन्होंने बोला कि परमाणु एक अभाज्य कण है। अभाज्य या अविभाज्य, यानी कि इसे आप और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते। इसे आप और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते, और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते। ये बात किसने बोली थी? ये बात बोली थी जॉन डाल्टन ने। कब? 1803 में। तो परमाणु सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? जॉन डाल्टन ने। पहला क्वेश्चन क्लियर। अगला क्वेश्चन है परमाणु संरचना का आणविक आधुनिक विचार। अब देखो, अब आप बोलोगे सर आधुनिक विचार का मतलब क्या है? तो मतलब ये वन लाइनर हम कर रहे हैं। तो मतलब जॉन डाल्टन ने जो बात बोली थी ना कि परमाणु अविभाज्य कण है, तो उसकी बात को खारिज कर दिया गया था बाद में। उसकी बात को खारिज कर दिया गया था, और नया परमाणु संरचना के बारे में बताया था। भाई परमाणु एक भाज्य कण है, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ चीजें पाई जाती हैं। तो परमाणु का आधुनिक विचार किसने प्रस्तुत किया? एरविन श्रोडिंगर ने। किसने? एरविन श्रोडिंगर ने यह भाव प्रस्तुत किया था। कब? 1926 में। 1926 में इन्होंने ये बात बोली कि परमाणु एक भाज्य कण है, परमाणु अविभाज्य कण नहीं है। ठीक है। आगे, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? अब परमाणु एक गोल आकृति बनाते हैं, तो इसकी परमाणु त्रिज्या, त्रिज्या आप समझते ही हो, ये वाली है ना, रेडियस बोलते हो जिसको आप। परमाणु त्रिज्या कितनी होती है? तो इसकी परमाणु त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। ये याद रखना है, परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर। और परमाणु के अंदर होता है प्यारे बच्चों नाभिक या न्यूक्लियस। तो नाभिक या न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस परमाणु से छोटा होगा या परमाणु से बड़ा? सर परमाणु से छोटा होगा, बिल्कुल छोटा होगा, तो इसकी त्रिज्या भी छोटी होगी। तो नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु की त्रिज्या पूछ ले तो 10⁻⁻10 मीटर, और नाभिक की त्रिज्या पूछ ले 10⁻⁻15। अब आपको सर 15 बड़ा या 10 बड़ा? तो प्यारे बच्चों 10 बड़ा होता है, 15 छोटा होता है। दो क्वेश्चन आपके ये क्लियर हो गए। परमाणु के अंदर क्या क्या तीन चीजें, यानी कि पहली बात डाल्टन ने तो बोल दी कि परमाणु क्या है? एक अविभाज्य कण है। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने बोला कि परमाणु विभाज्य कण है, यानी कि इसके अंदर भी कुछ कुछ चीजें पाई जाती हैं। तो वो चीजें क्या क्या पाई जाती हैं वो हमें देखनी है। परमाणु के अंदर एक तो पाया जाता है प्रोटॉन। क्या पाया जाता है? प्रोटॉन। एक पाया जाता है न्यूट्रॉन, और एक पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन भी आपका बनता है। तो परमाणु के आधारभूत अवयव कौन से होते हैं? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु के तीन मुख्य अवयव भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है।
जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन और जो ये न्यूट्रॉन है, ये परमाणु के मूल कण होते हैं। क्या होते हैं? मुख्य या मूल कण। ये तो हमेशा पाए जाते हैं, ठीक है। परमाणु के नाभिक के मूल्य में भी यही होते हैं, यानी कि नाभिक के अंदर भी यही पाए जाते हैं। उसके बाद में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो संयुक्त रूप से इन्हें कहा जाता है प्यारे बच्चों न्यूक्लियॉन। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो परमाणु के अंदर क्या क्या तीन चीजें पाई जाती हैं? परमाणु के अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं, परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। परमाणु और नाभिक के मुख्य अवयव या मूल कण, मुख्य नहीं, मूल कण कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो नाभिक में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां पर चक्कर लगाते हैं? कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अगर आप ये क्लास पहली बार देख रहे हो तो पहली क्लास देख के आइए, फिर आपको चीजें समझ में आएगी। ये डायरेक्ट चीजें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप बोलोगे सर क्या से क्या पढ़ा रहे हो, क्योंकि मैं वन लाइनर पढ़ा रहा हूं, तो सिर्फ वन लाइनर। उसके बाद में हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं? और हीलियम के नाभिक में 2 ही प्रोटॉन होते हैं और 2 ही क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। 2 ही प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन। क्यों? क्योंकि हीलियम कितने नंबर पे आता है? हीलियम 2 नंबर पे आता है। हीलियम क्या है? एक अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस होती है। 2 ही प्रोटॉन होते हैं, 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। इसे पी ब्लॉक में रखा जाता है। इसमें रखा जाता है पी ब्लॉक में, 18वें वर्ग में, ठीक है। उत्कृष्ट गैस है, नोबेल गैस बोला जाता है, सबसे हल्की गैस होती है, अक्रिय और सबसे हल्की गैस होती है। इसलिए गोताखोर या अंतरिक्ष यात्री ऑक्सीजन के साथ में इसे सिलेंडरों में भरा जाता है, गुब्बारों में भरी जाती है, हवाई जहाजों के टायरों में भरी जाती है, और सबसे हल्की गैस इसकी और भी बहुत सी बातें हैं। पी कक्षक इसके पास नहीं होते, फिर भी ये पी ब्लॉक में रखा जाता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको हीलियम में पढ़ा दी थी, पर फिर भी मैंने आपको फटाफट इसको रिवाइज करवा दिया, है ना। परमाणु संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या होती है उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। अगर पूछे परमाणु संख्या क्या होती है, तो परमाणु संख्या होती है, अब जैसे ये हीलियम है, क्या है? हीलियम। तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन? 2 प्रोटॉन। तो हीलियम की परमाणु संख्या भी कितनी हो गई? 2 हो गई। तो उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही क्या होती है? परमाणु संख्या होती है। प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो 18:1। ये अनुपात आपको याद रखना है। कितना होता है? 18:1 होता है। किसी यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बच्चे भाग भाग के परमाणु करते हैं। क्या करते हैं? परमाणु करते हैं, जो कि हमेशा गलत होता है। समझाता हूं कैसे गलत होता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या बोला है इसने। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, इसने क्या बोला है? इसने बोला किसी यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो प्यारे बच्चों, छोटी इकाई होती है अणु। समझो कैसे। चलो मैं इसको भी समझाता हूं, अणु कैसे होते हैं। पहले तो आप यही बात ध्यान में रख लो, किसी यौगिक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? किसी यौगिक की बात है। यौगिक मतलब 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना है, ठीक है। अब देखो, हम सबसे पहले सबसे आसान अणु को उठाते हैं, जल, H2O। ये क्या है? H2O, या ये होता है एक यौगिक। यौगिक है तो ये कितने तत्वों से मिलकर बना है? 2 तत्वों से। कौन कौन से? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ये भी क्या है? अणु है। ये भी क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्या है? अणु है। जब मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस पढ़ाई थी, जब मैंने आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ाई थी, तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं परमाणु, ना कि अणु। अणु भाग नहीं लेते रासायनिक अभिक्रिया में। समझ रहे हैं इस बात को? वापस वही लेके आऊंगा यौगिक पर, आपको अणु पर लेके आऊंगा, ठीक है। परमाणु भाग लेते हैं। अब ये क्या है? हाइड्रोजन का अणु है, ये भी हाइड्रोजन का अणु है। डायरेक्ट ये नहीं जुड़ेंगे, डायरेक्ट ये नहीं जुड़ेंगे। कैसे नहीं जुड़ेंगे? बनाते हैं। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, H2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। ये भी H2 का अणु है, ये भी O2 का अणु है। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। ये कहां जुड़ेंगे? जगह ही नहीं है। कहां पे जुड़ेंगे?
जगह ही नहीं है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी पूरी है, इसकी वेलोसिटी पूरी है, इसकी पूरी है, इसकी पूरी है, संयोजकता सभी की पूरी है, तो जुड़ने की संभावना नहीं है। अब जुड़ेंगे नहीं तो अणु बनेगा कैसे? तो ये अभिकारक होते हैं। अभिक्रिया में अभिक्रिया करने वाले तीर के ऊपर वाले निशान क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं। तो मैंने आपको जब केमिस्ट्री शुरुआत करवाई थी तो मैंने क्या बताया था कि जब कोई नया बंध बनता है तो पुराना बंध टूट जाता है। यह बात थी वो परमाणु के लिए नहीं थी। जब कोई नया बंध बनता है तो पुराना बंध टूट जाता है। समझदार को इशारा काफी है, ठीक है। तो अब ये बात केमिस्ट्री से हमने सीखी है, तो कहते हैं कि केमिस्ट्री ही हमें सिखाती है कि जब कोई नया बंध बनता है तो पुराना बंध टूट जाता है। तो पुराने बंध टूटेंगे तभी तो नए बंध बनेंगे। इन दोनों का ये बंध होता है, ये हो जाता है ब्रेक, टूट जाता है। चलो इस बंध को तोड़ देते हैं। चलो ये अब ये क्या हो गए? अस्थायी हो गए। कौन? हाइड्रोजन अकेला अस्थायी हो गया, ये भी अस्थायी हो गया, ये ऑक्सीजन भी अस्थायी हो गया, ये ऑक्सीजन भी अस्थायी हो गया। अब ये दोनों इधर उधर भागते हैं क्योंकि दोनों के पास ऑप्शन क्या है? ऑक्सीजन के पास या तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ना ऑप्शन है या हाइड्रोजन के साथ जुड़ना ऑप्शन है। अब इसके पास तीसरा ऑप्शन नहीं है, तो ये एक दूसरे के साथ तो जुड़ नहीं सकते क्योंकि इन दोनों को तो ब्रेक हो गया, इनका भी ब्रेकअप हो गया, ब्रेक हो गया। अब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे? H O H। अब आप बोलोगे सर ये वो कहां गया? तो ये संतुलित अभिकरण समीकरण में होता है। लो हो गया संतुलित, ठीक है। तो ये किसका अणु बन गया? H का अणु बन गया। अगर मैं ये अणु है, अब इसको मैं तोड़ूं तो ये किस में बदल जाएगा? ये सिर्फ परमाणु में बदलेगा। किस में बदलेगा? परमाणु में बदलेगा। ये किस में बदल जाएंगे? अब पहले छोटे अणु में बदलेंगे, बाद में ये परमाणु में बदल जाएंगे। तो अभिक्रिया रासायनिक जो यौगिक होते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो उसकी सबसे छोटी इकाई अणु होती है, क्योंकि अभिक्रिया में कौन भाग नहीं लेते? अभिक्रिया में अणु भाग नहीं लेते, उन अणुओं के परमाणु भाग लेते हैं, क्योंकि परमाणु अस्थायी होते हैं, अणु स्थायी होते हैं। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? तो उन्होंने यौगिक परमाणु बोला था। डाल्टन ने अणु को अणु नहीं बोला, उन्होंने यौगिक परमाणु बोल दिया, तो ये यौगिक परमाणु हो गए। न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं है, ये न्यूट्रिनो है। न्यूट्रिनो एक अस्थायी कण है जिसकी खोज की थी वुल्फगैंग पाउली। किसने की थी? वुल्फगैंग पाउली। कब? 1930 में, ठीक है। इसके बाद में अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण यानी कि इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण क्या होता है? अब देखो यहां पर मैं आपको एक चीज समझाता हूं। परमाणु में तीन चीजें बताई थी, कौन कौन सा? न्यूट्रॉन बताया था, प्रोटॉन बताया था और इलेक्ट्रॉन बताया था। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। ये मैंने आपको क्लासेस में बता दिए थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। इसका प्रतिकण होता है ई पॉजिटिव। क्या होता है? ई पॉजिटिव। इसको बोला जाता है पॉजिट्रॉन। क्या बोला जाता है? पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन होता है? पॉजिट्रॉन होता है। अस्थायी मूलकण आपको याद रखने हैं, नाम याद रखना है। अस्थायी मूलकण है लेकिन अस्थायी, अस्थायी नहीं होते। तो कौन कौन से होते हैं? पाई मेसोन, पॉजिट्रॉन, क्योंकि पॉजिट्रॉन अस्थायी है, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। उसके बाद में धनावेशित वस्तु क्या होती है? धनावेशित पॉजिटिव चार्ज वाली वस्तु कौन सी होती है? तो वह वस्तु जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन दान कर देगी, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगी, वो क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज वाली होगी, क्योंकि जिसके पास कुछ होगा वही तो दान करेगा ना, जिसके पास नहीं होगा वो क्या दान करेगा? तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दान करता है और वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव, क्योंकि दान करने के बाद में क्या आती है? पॉजिटिविटी आती है। अभी हाँ मेरे पास कुछ है, तो उस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी तक अब जो ग्रहण करेगा वो ऋणावेशित हो जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी तो वो उस पर क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। अपने किसी से कर्जा, किसी से कुछ लेते तो अपने क्या जाते हैं ना कि ऋण हो गया हमारे सर, वो ऋणावेशित हो जाएगा। किसी तत्व के नाभिक की द्रव्यमान संख्या। अब द्रव्यमान संख्या किस पर डिपेंड करती है? देखो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या किस पर डिपेंड करती है? तो ये प्रोटॉनों की संख्या पर, लेकिन द्रव्यमान संख्या उसके परमाणु क्रमांक से हमेशा अधिक होती है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। और कितनी अधिक होती है? तो लगभग 2 गुनी। लगभग 2 गुनी, लगभग बोला है मैंने, एक्यूरेट नहीं बोला, लगभग 2 गुनी होती है। इलेक्ट्रॉन परम आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ये अब आपको
याद रखना है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछा है इसने। ये सारे के सारे अब आपको डाटा याद रखने वाले हैं, इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए मैं मिटाता हूं इसको और लिखूंगा भी साथ के साथ, तो आप भी लिखते चलना, क्योंकि कमेंट सेक्शन में, आपके कॉपी में कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे तभी आपको लिखने से चीजें याद होंगी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी कि चार्ज। तो आवेश का मात्रक क्या होता है भाई? सबसे पहले आवेश का मात्रक याद रखना है। तो मात्रक होता है प्यारे बच्चों कूलाम। ये मैंने आपको फिजिक्स में बता दिया था। तो आवेश किस पर? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6022 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम। कितना आवेश होता है? 1.6022 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। सापेक्ष आवेश होता है इसका -1, लगभग आवेश आप जिसे बोल सकते हो। द्रव्यमान कितना होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। लो जी, इसका भी द्रव्यमान होता है, याद रखना है कितना होता है? तो 9.109 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो 9.109 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम इसका द्रव्यमान होता है। तो लगभग द्रव्यमान पूछे तो म्यू 0 होता है। खोज किसने की थी? किसकी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। अगला, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है? अब ये देखो मैंने माइनस लिखा यहाँ पे, इसमें इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो माइनस में होता है, प्रोटॉन पर आवेश होगा वो पॉजिटिव में होगा। कितना होगा? वही पॉजिटिव कर दो इसको, 1.6 इंटू 1.6022 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर पूछे तो नेगेटिव और प्रोटॉन पर पूछे तो पॉजिटिव, बस। ठीक है, सेम टू सेम प्लस। द्रव्यमान इसका 1.67, इसका प्रोटॉन का द्रव्यमान पूछे तो 1.67262 इंटू 10 की घात -27, यानी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से थोड़ा भारी होता है, थोड़ा भारी होता है। तो प्रोटॉन की खोज बताई दिया किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। लगभग द्रव्यमान +1 होता है। अगला, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। ये तीनों आपको यहां से क्वेश्चन उठता ही उठता है। ठीक है, आवेश न्यूट्रॉन पर कैसा होता है भाई? अभी बता के गया हूं, 0 होता है। सापेक्ष आवेश भी क्या होगा? 0 होगा। द्रव्यमान 1.674 इंटू 10 टू पावर -23 कीजिए, लगभग द्रव्यमान 1 हो जाएगा। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन की खोज तो किसी गोल्डस्टीन ने, लेकिन नाम किसने दिया था? तो नाम दिया था रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन को नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। कब? 1920 में। अब क्वार्क क्या होते हैं? क्वार्क ये होते हैं मौलिक कण। क्या होते हैं? मौलिक कण होते हैं क्वार्क। नाम याद रखना है। अब क्वार्क को समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है क्वार्क। एक मैं बार बार डस्टर के भूल जाता हूं, क्लास में इतना बिजी हो जाता हूं आपको पढ़ाने में। क्वार्क छोटा सा कंसेप्ट है, क्वार्क समझ लेना। मेरे आगे भी यार नया ही कंसेप्ट है ये क्वार्क, मिटा और दिया, पर चलो कोई नहीं, दोबारा बना लेंगे। प्रोटॉन UUDMNN। ठीक है, क्वार्क क्या होते हैं इसको समझते हैं। क्वार्क, ठीक है, क्वार्क होते हैं मौलिक कण। पहली बात, ये स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते। कौन? क्वार्क, यानी कि अकेले स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते। यह अन्य क्वार्क कणों से मिलकर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आदि कणों का निर्माण करते हैं। यह होते हैं 6 प्रकार के: अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रेज और चॉप। अप, डाउन और अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रेज, चॉप। 6 प्रकार के ये क्वार्ट्स होते हैं। अब ये बनते कैसे? सबसे पहले द्रव्य यानी कि पदार्थ। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? अणु से। ये हमने अणु बना दिए। अणु किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से। ये हमने परमाणु बना दिया। परमाणु में क्या क्या चीजें होती है? परमाणु में एक होता है नाभिक और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन। एक नाभिक, एक इलेक्ट्रॉन।
अभी आपको सर अभी तो आपने बताया था कि परमाणु के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, बिल्कुल सही बताया था, मैंने गलत आपको नहीं बताया। लेकिन नाभिक में क्या क्या होते हैं? नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। कैसे? मान लीजिए ये मैंने परमाणु बता दिया, तो ये है नाभिक, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो पहले मैं नाभिक को बाहर निकालूं, तो नाभिक में क्या क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पर नो चार्ज। इधर इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन में यू यानी कि अप अप डाउन, इसे बोलते हैं डाउन क्वार्ट्ज और इसको बोलते हैं अप क्वार्ट्ज। इधर न्यूट्रॉन में डाउन और इस एम को बोलते हैं ग्लूऑन। ये थे क्वार्ट्ज, यानी कि ये छोटे छोटे कण, यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी इनसे क्वार्ट्ज से मिलकर बने होते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से भी सूक्ष्म कण होते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्लास को आगे करेंगे कंटिन्यू। फटाफट करवा रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक ऐसे ही लेके बैठे रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि इस क्लास को देखने से पहले आपको परमाणु संरचना वाला चैप्टर देखना पड़ेगा, उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसको समझना पड़ेगा, उसके बाद में इसको देखोगे तो ही आपकी चीजें समझ में आएगी, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, ऊपर से जाएगा सारा कुछ, कोई फायदा नहीं है। ऐसे मैं बोल दूं कि आपको इस क्लास में सारा कुछ समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा। एक क्लास में किसी को कुछ समझ में नहीं आता, ये क्लियरिटी है। जो बच्चे मेरे साथ रेगुलरली जुड़े हैं उनकी साइंस क्लियर है। अगर इस क्लास को पहली बार देख रहे हो तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पिछली क्लासेस देख के जरूर आइए, फिर आपकी चीजें क्लियर होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। ऐसे मैं आपको झूठे वादे करूं भी हाँ हमारी क्लास से सारा कुछ होगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे कहने का कोई फायदा नहीं है, झूठे वादे करने से अच्छा है क्लियर कट बातें बोल दी जाए। तो मैं बहुत चीजें क्लियर रखता हूँ। ठीक है, तो इस क्लास को करते हैं यही समाप्त। अगले पार्ट में आगे और बातें करेंगे परमाणु संरचना को लेकर। ये छोटी सी क्लास थी, ज्यादा लंबी चौड़ी क्लासेस नहीं थी। उम्मीद करता हूँ ये आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।